Hello students, welcome to NT Abhyas NEET Test 101 Physics Discussion and Paper Analysis. According to me, this test has 21 easy questions, 20 medium difficulty level questions and 4 questions are difficult. And if one scores 101 plus then that would be a decent score. ये वाला टेस्ट रिलेटिवली टफ है लास्ट 5-6 टेस्ट के कंपैरिजन में. जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उनमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा यूज हुआ है प्लस कैलकुलेशन भी ज़्यादा है. तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर. फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ विच कैन आयनाइज हाइड्रोजन एटम. तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताना है जो कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर पाए. तो एच न्यू एनर्जी इज -E1 अगर एनर्जी हम देंगे तो ही हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो आयनाइज हो पाएगा. तो न्यू को वी कैन राइट -E1/h. -E1 दैट इज माइनस ऑफ -13.6, इट इज 13.6. अभी ये ईवी में है, इसको जूल में हमने कन्वर्ट किया और h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34. तो 13.6 एंड 1.6, 6 6 18 1991 616 816 और ये हो गया 136 सॉरी 136 3672 21.76 कितना आ जाएगा 21.76 divided by 6.6 and 34 and 19 तो 10⁻15. अभी 6 और ये 21 तो ये 3 टाइम्स 3 पॉइंट समथिंग होगा. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा. हम ऐसे ही रफ एस्टिमेट से ही फाइंड करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी इन EV रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n equals 2 to n equals 4 स्टेट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1/n स्क्वायर. तो यहाँ पर n equals 2 है, इसका n equals 4 ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -13.6 डिवाइडेड बाय 16. तो दिस वुड बी 0.85 EV एंड n equals 2 स्टेट के लिए E का वैल्यू हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3.4 EV. इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी हमें देना पड़ेगा. तो इनका डिफरेंस वुड बी 2.55 EV. नेक्स्ट क्वेश्चन. Body of mass 3 kg moving with velocity v1 collides with another body of mass 4 kg moving with velocity v2. Two bodies stick together. तो यहाँ पर जो collision है वो perfectly inelastic है. तो velocity of composite bodies. तो momentum conservation हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 plus m2 times v vector. तो m1 v1 3 into v1 तो 3 2 जा 6 I cap 339 plus 9 j cap 339 plus 9 k cap plus m2 v2. तो m2 is 4 and v2 is this value 4312 plus 12 I cap 428 plus 8 j cap 4312 minus 12 k cap is equal to 4 plus 3 7 v vector. So this is 6 and 12 and 18 I cap. ये है 9 और ये है 8 plus 17 j cap minus 19 sorry this was just 9 and minus 12 so minus 3 k cap. So option B would be the correct answer. A coil has self-inductance of 0.04 Henry and resistance of 12 ohm. When it is connected to 220 volt 50 Hz supply, what will be the current flowing through the coil? So IRMS is equal to VRMS by Z. And Z को we can write, we have inductance and resistance. तो Z यहाँ पर हो जाएगा under root of XL square which is omega L square plus R square. तो हम ओमेगा L एक बार देख लेते हैं क्या है. ओमेगा L which is 2 pi F into L. तो 2 pi into 50, 100 pi into 0.04, so this would be 4 pi and R का वैल्यू है 12. तो 4 pi square Z is 4 pi whole square plus R square 400 plus R is 12 plus 12 square. 16 pi square को we can write 160. Pi square is approximately 10 and 12 square 144 under root. तो ये हो जाएगा
304 अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली 17 का आएगा. 17 का स्क्वायर इज 289 अंडर 304. तो आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस विच इज 220 अपॉन 17. तो आप अप्रोक्सीमेटली कट करोगे तो 17 वन जा 70 और यहाँ 22 तो 50. 17 3 जा इज 51 तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 12.7. Question number 5. A stone tied at the end of string 1 meter long is whirled along a vertical circle at constant speed of 4 meter per second. Tension in the string has value 52 Newton when stone is at. तो options अगर हम देखें तो top of the circle halfway down, top at the bottom and halfway up. तो ये दोनों तो सेम ही है. ये क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो इन दोनों में से तो कुछ नहीं होगा. यही हमें चेक करने पड़ेंगे. तो हम पहले टॉप ऑफ द सर्कल चेक करते हैं. तो ये स्टोन है जिसको हम व्हर्ल करा रहे हैं. तो टॉप पे क्या होगा, टेंशन भी नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ है और ये v स्पीड से जा रहा है. v इज कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकेंड. तो वी कैन राइट t प्लस mg इज इक्वल टू, यही हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो ये हो जाएगा mv, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंटर सीकिंग mv स्क्वायर बाय आर. तो t की वैल्यू यहाँ पर आ रही है mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg. m कॉमन v स्क्वायर बाय आर. v स्क्वायर इज 4 16 बाय 1 तो ये 16 हो जाएगा माइनस g विच इज 10. तो ये तो हो गया 2 इंटू 6 तो 12. तो ये तो रॉन्ग हो गया, टॉप ऑफ द सर्कल नहीं है. तो यही बचा, यही होगा. आप निकाल के भी देख सकते हो. अगर हम बॉटम की बात करें तो टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ. नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल t माइनस mg इक्वल्स mv स्क्वायर बाय आर. तो यहाँ पर ऐड हो रहा है तो टेंशन कुछ ज़्यादा ही होगा. v स्क्वायर बाय आर प्लस g. v स्क्वायर बाय आर 16 प्लस 10 26 इंटू 2 तो इट इज 52. तो यही करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेंडुलम ऑफ लेंथ L कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन बॉब. तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज Q इज हेल्ड एट पॉइंट ऑफ सपोर्ट. यहाँ सपोर्ट पे हमने Q चार्ज को रखा हुआ है. एंड टाइम पीरियड ऑफ द बॉब इज, तो टाइम पीरियड के लिए हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे. तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है mg और एक हमारा ये टेंशन भी है और कूलम्ब का फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है Fe. तो हमें यहाँ पर देखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन है. रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसी के वजह से ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स में, रिस्टोरिंग टॉर्क में Fe का कहीं भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. Fe जो है क्योंकि इसके तरफ लग रहा है, हिंज की तरफ लग रहा है तो इसका टॉर्क जीरो होगा. रिस्टोरिंग टॉर्क में सिर्फ mg ही काम में आएगा. तो जैसा पहले होता था, पहले भी mg रिस्टोरिंग टॉर्क था, अभी भी वही है. तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज नहीं होगा, 2 पाई अंडर रूट L बाय g ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Battery is charged at a potential of 15 volt in 8 hours when the current flowing is 10 ampere. Battery on discharge supplies a current of 5 ampere for 15 hours. The mean terminal voltage during discharge is 14 volt. So the watt hour frequency of the battery is watt hour efficiency, sorry. Efficiency is P out upon P in. जब हम इसको चार्ज कर रहे थे तो ये स्पेसिफिकेशंस थे, है ना. तो हम कैसे फाइंड करेंगे कितना एनर्जी हमने दिया इसको. आप एनर्जी भी लिख सकते हो, E out अपॉन E in, वो बेटर है. रेज कर, हमने कितना एनर्जी दिया और कितना एनर्जी हमें मिला. तो ये हमसे पूछा गया है. व्हाट आर एफिशिएंसी, एनर्जी का एफिशिएंसी पूछा है. तो यहाँ पे ई आउट, जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो जो हमें एनर्जी मिल रहा था, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा 5 और 14 का, वो पार आएगा. पार मल्टीप्लाइड बाय टाइम एनर्जी आ जाएगा. तो 5 इंटू 14 इंटू 15 दिस इज एनर्जी आउट जब डिस्चार्ज के टाइम पे निकली. और इन एनर्जी इन इज 15 and 10 का मल्टीप्लिकेशन पार मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज एनर्जी. तो 15 इंटू 10 इंटू 8. तो 15 तो कैंसिल हो गया.
15 कैंसिल हो गया, ये बचा 5 1 और 2 1 और 7, तो 7 बाई 8 आ रहा है। 8 8 जा 64, 60 बचा, 8 7 जा 56, 87 पॉइंट समथिंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ideal battery of EMF 2 volt and a series resistance R are connected in the primary circuit of potentiometer of length 1 meter and resistance 5 ohm। हमें ये जो given है वो primary circuit के लिए given है। primary circuit में we have a battery, series resistance R, and they are connected across the potentiometer wire। तो ये potentiometer wire है whose length is 1 meter and यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस गिवन है पोटेंशियोमीटर वायर का 5 ओम and its length is 1 meter. The value of R to give a potential difference of 5 millivolt across 10 centimeter of potentiometer wire. So this is the potential gradient. हमें 5 millivolt का potential gradient चाहिए, potential difference चाहिए 10 centimeter के लेंथ पे, तो 0.1। तो ये 5 into 10 to the power minus 2 required है। X को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, potential across AB divided by length of AB, so VAB by L, so Vx is VAB by L and VAB is A और B के क्रॉस पोटेंशियल, तो सीरीज में पोटेंशियल रेजिस्टर के रेशियो में ही डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5/5 plus R डिवाइडेड बाय 1 मीटर। तो E का वैल्यू हमें गिवन है 2 into 5/5 plus R, so 5 into 10 to the power minus 2 is 10 5 plus R। तो हम रीअरेंज करेंगे तो 5 plus R is 200, तो R is 195 ओम, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, current through the solenoid is changing in such a way that flux through it is phi। तो solenoid में से जो flux है वो ET से change हो रहा है, increase होता जा रहा है। The solenoid is surrounded by a loop having resistance R1 and R2 as shown। The reading of the 2 voltmeters will be। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नेट पोटेंशियल ये बाहर वाले लूप में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी एल विच इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ही इक्वेट कर रही हूँ, जो सेंस है वो हम लेंथ लॉ से देख सकते हैं। तो डी फाई बाई डी टी इज डी ई टी बाई डी टी, तो विच इज ई। यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो E हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इस पार्ट में E/2 आएगा और इस पार्ट में E/2 आएगा और दोनों ऐड होकर के E आ रहा होगा। तो सेंस हम कैसे देखेंगे, जो सोलेनॉइड है उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, माना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनटू द प्लेन है और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका अपोज करने के लिए जो इंड्यूस होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट ऐसा कुछ फ्लो करना चाहिए, तो इस साइड पर E ऐसे आ जाएगा E/2 और R2 के तरफ E/2 इधर आएगा। फिर रेजिस्टेंस एज इट इज हमने मार्क कर दिए R1 एंड R2। तो हमें बताना है कि ये जो बैटरीज बनी है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 और V2 का वैल्यू क्या है। तो जो करंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बैटरीज ऐड हो रही हैं, तो E/2 is E and total resistance is R1 plus R2। Now V1 को we can write minus IR1 plus E/2, minus IR1 plus E/2 and V2 is E/2 minus IR2, E/2 minus IR2। हमें फाइंड करना है V1 minus V2, तो V1 minus V2 is E/2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा I कॉमन R2 minus R1।
I is E R1 plus R2 into R2 minus R1। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये E R1 minus R2 upon R1 plus R2। Next question. Circular current carrying coil has radius R. Distance from the center of the coil on the axis where magnetic induction will be 1/8 of its value at the center। तो coil के लिए in general अगर हम देखें, if we have a coil of radius R and we have to find magnetic field at a distance x from its center, है ना, on the axis, तो ये जो point P है जो कि x distance away है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई, अगर n टर्म्स होते तो n से मल्टीप्लाई करते, r स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है बी एट सेंटर, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 2 कैंसिल, r की पावर 3, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन r 2r। हमसे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x इज 1/8 ऑफ सेंटर, 1/8 ऑफ सेंटर, तो ये म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 इज 1/8 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 8r³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो 2/3, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स x इज √3r, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two long concentric cylindrical conductors of radii A and B, where B is less than A and maintain a potential difference V and carry equal and opposite currents I। तो ड्रॉ कर लेते हैं ये कैसा है। ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, दिस इज B और ये A है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस उनके क्रॉस V है और ये इक्वल एंड ऑपोजिट करंट कैरी कर रहे हैं। तो अगर इसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन है तो इसमें इनटू द प्लेन होगा, इसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम निकालें तो ये आई एनक्लोज्ड के वजह से आएगी। आई एनक्लोज्ड जो है वो बाहर की तरफ है, तो राइट हैंड रूल से आप बता सकते हो जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे क्लॉकवाइज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बोला है इलेक्ट्रॉन विथ पर्टिकुलर वेलोसिटी u पैरेलल टू द एक्सिस विल ट्रैवल अनडेविएटेड इन द इवैक्यूएटेड रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा पैरेलल टू द एक्सिस मूव कर रहा है। सपोज ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, इसका वेलोसिटी जो है बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम इस पॉइंट पे देखें तो टेंजेंशियली होगा। तो राइट हैंड रूल से जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स अंदर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अनडेविएटेड जाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरफ होना चाहिए, एफ ई, है ना। एफ ई अगर इस तरफ है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पॉइंट करना चाहिए, ई वेक्टर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एफ एम और एफ ई को इक्वेट कर देना है। Fm is QVB and Fe is QE, तो Q तो कैंसिल हो जाएगा, VB और E को इक्वेट कर देना है। E फाइंड करने के लिए हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस का इंफॉर्मेशन है, तो हमें पता है डेल्टा V इज माइनस ऑफ E डॉट DL, E डॉट DS जो भी आप लिखना चाहो, यहाँ पर E डॉट DR हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k lambda by r dr integration with negative sign from B to A. So this would be 2k lambda ln of
ए बाई बी विथ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हम ई के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जो कि कर भी रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। सिर्फ हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो v इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln a बाय बी। ए बड़ा है बी से तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही। तो हम ई को ऐसा लिख सकते हैं, ई इज 2k लैम्डा बाय आर and 2k lambda is nothing but v upon ln of a by b और ये 1 by r as it is। ओके, तो E का वैल्यू हमें मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड आई एनक्लोज सिर्फ इसी के वजह से आएगा, और ये हम जैसे r डिस्टेंस पर देख रहे हैं, दिस मच डिस्टेंस इज r, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। E का वैल्यू v अपॉन ln a by b एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय r। तो यहाँ पे r और r कैंसिल हो गया, r और r कैंसिल हो जाएगा, और हमें स्पीड का वैल्यू चाहिए, तो v वुड बी 2 पाई v अपॉन म्यू नॉट आई ln ऑफ a बाय b। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट हैज सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी and carries a current of 2 ampere. To prevent sparkling when the circuit is switched off, a capacitor which can withstand 400 volt is used. Least capacitance of the capacitor connected is. तो यहाँ पे जितना भी एनर्जी हमारा इंडक्टर में स्टोर हुआ था वो सारा का सारा कैपेसिटर में आएगा। तो हम यहाँ पर इंडक्टर का एनर्जी विच इज हाफ एल आई स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हैं कैपेसिटर का एनर्जी विच इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे और हमें c का वैल्यू चाहिए, तो c वुड बी एल आई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। l इज 1, i इज 2 एंड v इज 400 इंटू 400। तो ये एक 4 और एक 100 तो कैंसिल हो गया। 1 बाय 4 इज 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ तो 25 माइक्रोफैरड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 3r। तो आप ये ध्यान से रीड करना, 3r हाइट बोला गया है, तो हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 4r हो जाएगा। अर्थ सरफेस एंड टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो g at point P and g at point Q। g जो है वो हमारा 1 by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनैलिटी में है, तो यहाँ पे r क्योंकि हमने 4 टाइम्स कर दिया है तो g जो है वो 1/16 टाइम्स हो जाएगा, हम सिंपली ऐसा बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। We have a particle which is pulled along a curved surface very slowly। तो ये important है, very slowly। The coefficient of kinetic friction is mu। Heat generated। Heat generated हमेशा जब भी kinetic friction लगेगा तो heat generate होगी। Heat generated during pulling of the particle from lowest point A to the topmost point B is। तो indirectly they are asking us to calculate work done by friction। Heat तभी generate होगी जब friction का work होगा, तो वो हम कैसे find करें। तो हम इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं यहाँ पे, तो इस तरफ लग रहा होगा mg, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल, और जो टेंजेंशियल है वो फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब ये सपोज एंगल जो यहाँ बन रहा है वो थीटा है और ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर आप ऐसा लिख सकते हो कि m g cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। r जो भी यहाँ पर कर्व है, इसका जो कर्व है उसका टेंजेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस टाइम पे जो भी स्पीड होगी, जो भी टेंजेंट होगा, उस हिसाब से थीटा आ जाएगा। एंड द पार्टिकल इज पुल्ड वेरी स्लोली, तो v का वैल्यू 0 है, तो n की वैल्यू इज mg cos थीटा। अब अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन निकालें तो फ्रिक्शन इज म्यू n, म्यू के n, तो इट इज mg cos थीटा इंटू म्यू, ये फ्रिक्शन हो जाएगा। और हम इसको छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट लेकर के जा रहे हैं, ds डिस्प्लेसमेंट। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस तरफ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds है और टेंजेंशियली हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। अगर हम f डॉट ds करेंगे, वर्क इज इंटीग्रेशन f डॉट ds, तो आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू mg
cos थीटा इंटू ds, इसका इंटीग्रेशन। अब cos थीटा चेंज होता जा रहा है, तो हम ds cos थीटा अगर देखें तो दिस इज थीटा। अगर हम ds cos थीटा देखें तो वो ये वाला प्रोजेक्शन हो जाएगा, और ऐसे ds cos थीटा को अगर हम ऐड करते चले जाएंगे तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है जस्ट 5 मीटर वो आ जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो माइनस म्यू एम जी कॉमन एंड ds cos थीटा का इंटीग्रेशन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए सी। तो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, म्यू इज 0.4, एम इज 5 ग्राम, जी 10 एंड ds cos थीटा इज 5। तो दिस इज 5 4 20, 20 और 10 तो कैंसिल हो गया 20, 25 100, 100 और ये 1000 कैंसिल, तो 0.1 जूल, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metallic sphere cools from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 300 seconds. If the room temperature is 20 degrees Celsius, then its temperature in next 5 minutes. तो 300 seconds में 5 minutes का टाइम था, आपसे अभी भी 5 minutes के टाइम में पूछा है कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा एवरेज विच इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा एस। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा पहले टेम्परेचर में चेंज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस का और टाइम इज 300 सेकेंड्स, के एज इट इज थीटा एवरेज, तो 50 और 40 का एवरेज इज 45 माइनस थीटा एस विच इज 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट केस में हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, तो से थीटा टेम्परेचर हो गया है तो 40 माइनस थीटा अपॉन टी, टी वही 300 सेकेंड्स इक्वल्स के थीटा एवरेज, तो दिस वुड बी 40 प्लस थीटा बाय 2 माइनस 20 थीटा एस। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये होएगा 40 माइनस थीटा अपॉन टी अपॉन 10 इज इक्वल टू 40 प्लस थीटा माइनस 40 बाय 2 अपॉन 25। तो ये 40 40 कैंसिल, थीटा बाय 2 आएगा, तो ये हो गया 40 माइनस थीटा एंड दिस इज 2, ये थीटा बाय 2 और यहाँ पर ये 5, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया। 200 minus 5 theta is theta, that means theta is 200 by 6, so it is 333.33. Next question, 2 moles of certain ideal gas at a temperature 300 Kelvin were cooled isochorically. तो एक बार इसको हम डायग्राम बना देते हैं, PV डायग्राम। 2 moles को हमने आइसोकोरिकली कूल किया है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करा मतलब प्रेशर भी डिक्रीज होगा। पहले 300 केल्विन था, अभी यहाँ पे 150 केल्विन हो गया आइसोकोरिकली। The gas is expanded isobarically afterwards till its temperature got back to original value. तो again 300 केल्विन हमने टेम्परेचर कर दिया आइसोबारिकली, सॉरी दिस इज केल्विन, आइसोबारिकली हीट करके। The total amount of heat absorbed, तो heat absorbed फर्स्ट प्रोसेस में क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो C का वैल्यू CV हो जाएगा एन CV डेल्टा टी, और सेकंड में कांस्टेंट प्रेशर है तो C का वैल्यू CP हो जाएगा, N2 है। CV फॉर गैसेस, आइडियल गैस एट टेम्परेचर कहाँ पर है, अच्छा गिवन CV इज 1.5 आर, तो 3/2 आर, डेल्टा टी 300 से 150 तो माइनस 150 का चेंज, प्लस 2 इंटू CP हो जाएगा 2.5 आर, 5 आर बाय 2 इंटू डेल्टा टी 300 माइनस 150, तो दिस इज 150 प्लस 150, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये है 150 भी कॉमन, 3 आर माइनस 5 का 2 आर, तो ये 300 आर एंड आर इज 25/3, so 25/3, that means 2500 joule, option B. Next question, a gas does 4.5 joule of external work during adiabatic expansion, तो adiabatic expansion है, the temperature falls by 2 Kelvin, then its internal energy will, तो यहाँ पे हमें पता है Q is delta U plus W and the process is adiabatic, that means Q is 0, तो W is equal to negative of delta U, तो अगर 4.5 जूल का वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा 4.5 जूल का ही,
तो decreased by 4.5 joule. Next question. Two short bar magnets with magnetic moment 400 AB ampere centimeter square and 800 AB ampere centimeter square are placed with their axis in the same straight line. तो कैसे रखा है हमने, ये सेम स्ट्रेट लाइन में इनका एक्सेस है, facing each other with their centers at 20 centimeters apart. The force of repulsion, straight line with similar poles facing each other. तो ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये साउथ, और सेंटर्स के बीच का गैप इज 20 सेंटीमीटर. तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, है ना. तो यहाँ ये सपोज m1 है और ये m2 है, तो इसमें भी जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो भी डिफरेंट है, ये हमें पता होना चाहिए. ये फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इज सपोज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ 1 ड्यू टू 2 बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन, और ये इसका मैग्नीट्यूड हम सब देख रहे हैं. तो m1 एज इट इज, अभी 1 के लोकेशन पे 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो लोकेशन है ये 2 के लिए एक्सियल लोकेशन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा. अब इसको अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, m1 m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स क्यूब को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसका मॉड लेना है, तो ये हो जाएगा 6 म्यू नॉट 6 बाई 4 पाई m1 m2 और ये x की पावर 4. तो हम वैल्यूज प्लेस करेंगे और आंसर देखेंगे क्या आ रहा है. Now, so this is 6 mu naught upon 4 pi is 10 to the power of -7 m1. So m1 is ampere centimeter square. So we'll write 400 centimeter square को convert करेंगे तो -4, and m2 is 800 into 10 to the power -4 divided by x square. The distance between centers is 0.2. So 2 into 10 to the power of -1 is to the power 4. So this is 6 into, this is 2 raised to the power 4 और ये है 2 raised to the power 3 और ये 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक ये 200 होएगा और ये चला जाएगा, ये -4 भी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 100 और ये वाला -4, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो ये है 6 into 2 into 10 to the power -7, तो 12 into 10 to the power -7 न्यूटन, ये हमारा आंसर आएगा. बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है, तो जो क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा. क्वेश्चन नंबर 19. पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v describes a circular path of radius r when subject to a uniform transverse magnetic field b. The work done by the field when the particle completes one full circle. तो जब भी पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, v स्पीड है और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है. तो स्पीड क्योंकि कांस्टेंट रह रहा है तो नेट वर्क जो है वो 0 हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 तो वर्क भी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. तो हम बना लेते हैं, ये हमारा करंट फ्लो है, ये वी आर. तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, सपोज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज v, है ना. तो अपस्ट्रीम जाने, अपस्ट्रीम 24 एंड डाउनस्ट्रीम इज 36, तो वी कैन राइट 6 इक्वल्स 24. अपस्ट्रीम के लिए वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, रिवर के ऑपोजिट जा रहा है तो v माइनस वी आर, एंड डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी v प्लस वी आर. फिर while it covers 36 kilometer upstream, 24 kilometer downstream in 6.5 hours. So 6.5 is equal to 36 upstream, तो v minus vr plus 24 downstream, तो v plus vr. Okay. अभी इनको solve करके we have to find velocity of current, that is vr.
तो वी कैन लेट v minus vr as x and v plus vr as y. तो ये हो जाएगा 24 by x plus 36 by y and this is 36 by x plus 24 by y, है ना। इस इक्वेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 से अगर कट किया तो दिस इम्प्लाइज 1 equals 4 by x plus 6 by y। अभी 4 से हम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 into 4 is 4 equals 4 4 16 by x plus 6 4 24 by y। और ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 24 by y कैंसिल हो जाएगा। 6.5 minus 4 is 2.5। मैं क्या कर रही हूँ, 1 minus 2 implies 36 minus 16 is 20 by x plus 0। So this implies x is 20 by 2.5 which is 200 by 25, तो 548। तो x का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम y फाइंड करें तो 4 इक्वल 16 बाई 8, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पर ये 4 माइनस 2 इज 2 एंड y इक्वल्स 24 बाई 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अभी आपके पास दो इक्वेशंस हैं, v माइनस वी आर इज 8 एंड v प्लस वी आर इज 12। तो वी आर फाइंड करना है, तो डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2vr is equal to 12 minus 8 which is 4, that means vr is 2 kilometer per hour. Next question. From the ground, projectile is fired at an angle 60 degrees to the horizontal with speed 10 meter per second. Horizontal range is, so r is equal to 2u square cos theta sin theta by g. तो u का वैल्यू आपको गिवन है 10, cos theta cos 60 1 by 2 sin 30 root 3 by 2 अपॉन 10। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, तो आंसर इज 5 रूट 3 मीटर्स। कहीं भी मैच नहीं करा तो कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ होगी, बट आंसर 5 रूट 3 मीटर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड, thereby creating acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Impulse of the forces, तो I is F into delta T, F is ma delta T हमें फाइंड करना है। मास इज 150 ग्राम, दैट इज 0.15 kg, एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 0.1 सेकेंड, तो 2 to 15.3 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, block B is pushed momentarily along horizontal surface with velocity v. Use the coefficient of sliding friction between V and the surface. Block B will come to rest after time. तो यहाँ पर जो इसका रिटार्डेशन होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो रिटार्डेशन इज माइनस एफ बाई एम, एफ इज म्यू एम जी बाई एम, तो रिटार्डेशन इज माइनस म्यू जी। ओके, हमें फाइंड करना है कितने टाइम में वो रेस्ट पे आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी कैन राइट v इक्वल्स u प्लस ए टी, दैट मीन्स p इज okay, so a is minus mu g and p is v minus u by a, so 0 minus u minus mu g, तो u by mu g, इतने टाइम बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियस emits 1 alpha and 2 beta minus particles, resulting nucleus is, तो अल्फा डीके के लिए, और अल्फा डीके mass number decreases by 4 and z atomic number decreases by 2. Similarly beta decay के, beta minus decay के लिए क्या होता है, A remains same, atomic number जो है वो हमारा mass number जो है वो हमारा सेम रहता है, remains same, और atomic number z increases by 2, increases by 1। ओके, तो यहाँ अल्फा डीके हो रहा है, तो a जो है वो 4 से डिक्रीज होगा, तो जो a डैश होगा तो m माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा तो इसमें चेंज नहीं आएगा। फिर z डैश अगर देखें तो अल्फा डीके की वजह से 2 से डिक्रीज होगा,
सॉरी, पहले n था तो n-2 हो गया, फिर वी हैव 2 बीटा माइनस डीकेज, तो +2 × 1 इसके लिए इंक्रीज हो जाएगा, तो ये n आ जाएगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर हमारा सेम रहेगा और जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो गया, माना ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द 3 आइसोटोप्स ऑफ नियॉन द न्यूक्लियस विथ लोएस्ट n/p रेशियोज, तो आप p अगर देखो तो सब में सेम है, इट इज 10। अब n क्या है, n इज डिफरेंस ऑफ a एंड z, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 12 है, तो लीस्ट रेशियो 20 और 10 के लिए हो जाएगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज शोन इन फिगर, स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो u जो है वो है u0, ये वाला u0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये जो है ये हमारा ऑसिलेशन एनर्जी है, यही काइनेटिक एनर्जी में फर्दर चेंज हो पाएगा, और ये u0 जो है वो हमेशा सिस्टम के पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही रहेगा। हमें k का वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम पर अगर हम देखें तो u इज 0.04 एंड u0 0 पर जो वैल्यू है x0 पर, तो इट इज 0.01 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर u की बात करें, यहाँ पर x इज 20 mm, तो 20 × 10⁻³ होल स्क्वायर। a के लिए अगर सॉल्व करें तो 0.03 × 2 डिवाइडेड बाय 400 × 10⁻⁻6, ये k का वैल्यू हो जाएगा, ये 100 इधर, तो 400 10⁻², तो ये हो गया 600/4, 425 × 6 इज 150, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, path length of oscillation of simple pendulum of length 1 meter is 16 centimeter, maximum velocity is, so Vmax is omega a, यहाँ हम ओमेगा देखें तो सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा इज √GL एंड ए एम्पलीट्यूड, तो g का वैल्यू पाई स्क्वायर प्लेस करते हैं, ये है 1 मीटर एंड एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ एक्सट्रीम्स के बीच का गैप का हाफ, तो इट इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, correctness of velocity of an electron moving with velocity 50 meter per second is 0.005%, accuracy with the position is, तो ये आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π, तो हम मिनिमम के लिए देखेंगे, एक्यूरेसी हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसको h/2π ले लेंगे, एंड डेल्टा p को वी कैन राइट m डेल्टा v, है ना, तो ऐसा ही हम लिखते हैं डेल्टा v, वी हैव गिवन डेल्टा v बाय v एज 0.005%, तो ये तो 0.005 और परसेंट के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा v इज v टाइम्स दिस क्वांटिटी, तो हम डेल्टा x के लिए रीअरेंज करें तो इट इज h/2π m डेल्टा v, h is 6.6 × 10⁻⁻34 upon 2π, mass of electron is 9 × 10⁻⁻31 and delta V is V times, तो 50 times 5 × 10⁻³ और यहाँ पर ये 100, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये 5 और 2 तो 10 हो गए, 5 2 10 और ये कैंसिल हो गया, 9 5 45 pi and here it is 6.6, ये है 10⁻⁻34 और ये भी हो गया 10⁻⁻34, है ना, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 1 kg and this is 6%, ओके, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, 45 × 3 5 3 15 12 135 is 6.6, this is 135, तो अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 660/135 10⁻⁻²,
अभी ये 4 समथिंग आ रहा है, तो ये सारे फिगर्स सेम है, हमें बस पावर देखना है कि क्या होगा। तो -2 पहले से ही था और यहाँ पे ये 4000 लिखा हुआ है, तो आप 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10⁻⁻5 आएगा और ये 4000 समथिंग क्वांटिटी आएगी जो कि लिखी हुई है 4634। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट अ रेट इतना, its radius is r, तो intensity of the sunlight at the solar surface is, तो intensity is par upon area। जो सन है वो क्योंकि एक स्फेयर में एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा तो एरिया 4πr², स्फेयर का एरिया हो जाएगा। पावर इज 3.9 इंटू 10⁻26 4 पाई, और r का वैल्यू 6.96 इंटू 6.96 इंटू 10⁻16। तो ये अगर हम रफ कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो 4 और 3.9 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो सकते हैं। ये 49 को आप 50 लिख सकते हो, 50 इंटू 3 तो 150, अप्रोक्सीमेटली 150 हो गया। और यहाँ पर ये 10⁻10 चला जाएगा, है ना, पूरा ही कैंसिल हो गया था। यस, तो इसको आप लिख दो 10⁸ और यहाँ पर ये 100, तो दिस वुड बी 2/3, तो 0.6 समथिंग आएगा, 0.6 इंटू 10⁸, तो 6 पॉइंट इंटू 10⁻7। तो ऐसे ही रफ आइडिया से हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, if a capillary tube of radius r is immersed in liquid, then the liquid rises to a height h. The corresponding mass of liquid column is m. The mass of water that would rise in another capillary tube of twice the radius is. तो कैपिलरी राइज, ये सरफेस टेंशन से क्वेश्चन है, तो ये रो जी एच इज इक्वल टू 2s/r, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये h हाइट राइज करी है और कैपिलरी का जो रेडियस है वो r है ना। तो यहाँ जो मास है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एरिया πr² इंटू हाइट, ये मास हमें बोला है। तो अभी क्या होगा, जब हमने करस्पॉन्डिंग मास वाटर दैट वुड राइज इन कैपिलरी, ओके, हमने क्या करा, हमने रेडियस को ट्वाइस कर दिया। रेडियस को ट्वाइस कर दिया माने जो हाइट है उसको हमने हाफ कर दिया। तो यहाँ पर जो नया मास होगा उसमें रेडियस को ट्वाइस करा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और हाइट हाफ हो गया तो ये 1/2, तो नया मास पहले वाले का ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical vessel contains a liquid of density rho up to height h. Liquid is closed by a piston of mass m. Area of cross section is a. There is small hole at the bottom of the vessel. Speed v with which the liquid comes out is. तो यहाँ हमें बर्नौलीज अप्लाई करनी है। 1 पर अगर हम प्रेशर देखें तो इट इज P0 प्लस mg/a, मास ऑफ पिस्टन, और डिवाइडेड बाय एरिया, प्लस ये जो पॉइंट है h हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल है ρgh हो जाएगा। एरिया हम बहुत बड़ा ले रहे हैं होल के कंपैरिजन में, तो यहाँ स्पीड इज नेग्लिजिबल, तो नेग्लेक्ट कर दिया इसको। 2 पर अगर हम देखें तो प्रेशर इज P0 एंड स्पीड इज v, तो ρv², ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने लिखा। P0 कैंसिल हो गया, v के लिए अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/ρ mg/a प्लस ρgh होल अंडर रूट। तो ऑप्शन जो जा रहा है वो ये वाला है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light in denser medium strikes a rarer medium at an angle I. तो ये denser, this is ND, this is NR, denser से rarer में जा रही है at an angle I. The angle of reflection and refraction are R and R dash. If reflected and refracted rays are right angles to each other, तो ये right angle पर है, तो critical angle की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा R dash और ये भी R ही होगा क्योंकि रिफ्लेक्ट करिए तो I is equal to R. An angle between reflected and refracted rays, ये 90 है। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो R dash की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस R, एंड R is I, तो दिस इज 90 माइनस I। अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ND sin I is equal to NR sin of 90 minus I. That means NR by ND is tan I. Okay,
एंड एन आर बाई एन डी इज नथिंग बट साइन थीटा सी, तो थीटा सी आ रहा है साइन इनवर्स tan आई, तो एंड आई इज इक्वल टू आर, तो साइन इनवर्स 10r, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, टू वाइट पॉइंट्स आर 1 mm अपार्ट ऑन अ ब्लैक पेपर, तो ये क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में भी था, इनके बीच में गैप 1 mm का है। दे आर व्यूड बाय द आई ऑफ द पीपल ऑफ डायमीटर 3 mm, तो ये पीपल है, इसका डायमीटर इज 3 mm। Approximately what is the distance at which these dots can be resolved by the eye, तो let this distance be d, और ये जो थीटा सबटेंड हो रहा होगा, तो थीटा मिनिमम इज 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी, एंड थीटा को वी कैन राइट d by l, l के लिए अगर सॉल्व करें तो इट इज स्मॉल d इंटू कैपिटल D अपॉन 1.22 लैम्डा, तो स्मॉल d का वैल्यू इज 1 mm, capital D diameter of aperture is 3 mm, 1.22 into lambda, sorry 1.22 into lambda, 500 nanometer, that means 0.5 into 10 to the power minus 6, तो ये minus 6 तो इससे कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.61 आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 6 5 जो 35 मीटर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle of mass 5 unit moving with uniform velocity 3√2 unit in xy plane along line y equals x plus 4, तो जब y 0 है तो x का वैल्यू -4 है, एंड व्हेन x is 0 y is 4, तो इन दोनों पॉइंट से लाइन जो है वो पास कर रहा है। अब हमको बताना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज m v r परपेंडिकुलर, v हमारा कांस्टेंट है, अगर हम r परपेंडिकुलर फाइंड कर लें तो बस हमें आंसर मिल जाएगा। तो r परपेंडिकुलर के लिए आप देखो ये 4 है, ये 4 है, मतलब ये 45 होगा और ये पूरा 4√2 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला क्वांटिटी 2√2 एंड ये 45 है, ये 90 है तो ये भी 45, तो r परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा 2√2, तो m इज 5, v इज 3√2 and r perpendicular is 2√2, तो ये 2 5 तो 10 and 3 2 6, तो 60 यूनिट्स आंसर होगा। r परपेंडिकुलर निकालने के लिए जनरल भी मेथड है हमारे पास, तो जैसे ax प्लस by प्लस c इज कांस्टेंट, ये हमको लाइन गिवन है और x0, y0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन पे, तो r परपेंडिकुलर हो जाएगा ax0 प्लस by0 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों x0 और y0 जो है वो 0 हो जाएंगे, तो ये 0 0 ऊपर आ गया 4 c4 एंड a स्क्वायर, a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये √2, तो यहाँ पर भी जब आप फाइंड करोगे r परपेंडिकुलर तो वो 2√2 ही आ जाएगा, तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, दिस इज मेथड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास इज whirled इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, तो मास है जिसको आपने ओमेगा एंगुलर स्पीड से whirl कराया, एंगुलर मोमेंटम इज m r स्क्वायर इंटू ओमेगा i ओमेगा। इफ द स्ट्रिंग इज नाउ हाफ कीपिंग एंगुलर वेलोसिटी द सेम, तो आपने स्ट्रिंग को हाफ कर दिया, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को सेम रखा, तो ये सेम है, इसको आधा कर दिया, तो एंगुलर मोमेंटम L/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड गैप्स ऑफ एन इंसुलेटर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर रिस्पेक्टिवली, तो रिलेशनशिप बिटवीन देम इज, तो बैंड गैप सबसे ज्यादा हमारा इंसुलेटर में रहेगा, दैट मीन्स Eg1 सबसे ज्यादा होगा, फिर कंडक्टर और कंडक्टर में सबसे कम रहेगा, इसमें बैंड गैप मैक्सिमम और कंडक्टर में मिनिमम, तो Eg2 इज मिनिमम, और सेमीकंडक्टर में फिर बीच में रहेगा Eg3, तो यहाँ Eg1 दैट मीन्स मैक्सिमम इंसुलेटर का, Eg1 Eg2 से बड़ा है, Eg2 इज कंडक्टर, यस, तो इंसुलेटर में कंडक्टर से बड़ा है और कंडक्टर में सेमीकंडक्टर से छोटा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देखें अगर, तो Eg1
दिस इज इंसुलेटर, इंसुलेटर में कंडक्टर से बड़ा है बट कंडक्टर में इंसुलेटर से छोटा है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। फिर इंसुलेटर में सबसे छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पर बेटर होता है कि हम ट्रुथ टेबल से ही चेक करें। तो 0 0 है, जब 0 0 तो यहाँ पे 1 1 1 1 का अगर आप और लोगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे नॉर है तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 0 चेक करते हैं, तो अगर ये 1 है तो यहाँ ये 0 होएगा, और ये अगर 0 है तो यहाँ ये 1 होगा। 1 0 का और 1 होता, बट यहाँ पे नॉर है तो वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 0 1 के लिए भी 0, 1 1 के लिए चेक करें तो 1 का नॉट 0, 0 0 का और 0 होता बट नॉर है तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, V versus T curve at constant pressure P1 P2 for an ideal gas is shown in figure. तो relation between P1 and P2 है। तो यहाँ पे we know ideal gas equation is PV equals nRT। हम अगर P को देखें तो P is nRT by V and T by V is nothing but slope का inverse, है ना। तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा, जैसे P2 ज़्यादा है, P2 का स्लोप ज़्यादा है, तो प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा, तो P2 इज लेस देन P1, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। तो टेंशन जो है वो है फोर्स, और सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय एल, तो इनका डायमेंशन सेम नहीं है, ये करेक्ट होगा। स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर भी यही है, और सबका भी यही है। एंगल और स्ट्रेन का तो कुछ डायमेंशन होता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सनलाइट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, atoms and molecules, the amount of scattering light of wavelength 880 nanometer is A. Amount of scattering light is A. Then the amount of scattering light of wavelength 330 nanometer is. So here we know amount scattered is proportional to 1 lambda raised to the power 4। ये हमें पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो वी कैन राइट a डैश बाय a इज इक्वल टू, a डैश के टाइम पर है 330 और a के टाइम पर था 880 बाय 4, तो दिस इज 8 by 3 raised to the power 4, 8 8 64 64 64 4096 33999 81। तो ये 50 समथिंग कुछ है, तो 50.5 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a star is moving away from earth with velocity 100 km per second, velocity of light is this, then shift to the spectral line due to Doppler effect है। तो लाइट में भी Doppler effect होता है, और हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज V by C। अवे जा रही है या फिर पास में आ रहा है, दोनों में ही जो रिलेटिव मोशन ही हमें देखना है, और V by C होगा। फिर अगर अप्रोचिंग है तो फिर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और अगर रिसीडिंग है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो फिलहाल तो हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम सिर्फ इसी से ही जाएंगे। दैट मींस डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा V by C, लैम्डा इज 5700 एंगस्ट्रॉम, V इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 3 into 10 to the power 8, तो 31319 टाइम्स 57, तो ये हो गया 7 और ये 8, तो 1.9 एंगस्ट्रॉम, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 waves of equal frequency having amplitude 10, 4 and 7 arrive at a point with successive phase difference of pi by 2, तो amplitude of resulting wave। तो पहला जो वेव है वो था 10 mm का, दूसरा वेव उससे पाई बाय 2 आगे है, तो आपने पाई बाय 2 एंगल पे 4 ड्रॉ कर लिया, और तीसरा वेव सेकंड वाले से पाई बाय 2 आगे है, तो यहाँ से पाई बाय 2 आगे, तो ये 7 mm, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 minus 7 is 3 mm and this is 4 mm, तो इनका रिजल्टेंट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, equation of progressive wave can be given by this equation, frequency of wave is, so frequency is omega upon 2 pi, omega is coefficient of t which is 660 pi upon 2 pi, so it is 330 hertz, A option। Next question,
Body of mass 5 kg is thrown vertically up with kinetic energy 490 joule. Height at which kinetic energy of the body becomes half. यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं. K initial plus U initial is K final plus U final. Initial kinetic energy 490 और potential energy 0. फाइनली हमें जब बताना है तो हाफ हो रही है और वो h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mg है. तो हो जाएगा 490/2 और यहाँ पर mg is h. 490/2 m is 5 and g is 9.8. तो ये 10 इधर गया, 10 and 2 5 to 10. तो ये 5 मीटर आंसर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Body constrained to move in y direction is subject to force this. Work done by this force in moving the body distance of 10 meter along y axis. तो y axis के along displacement है तो जो force component लेंगे वो भी y के along हम लेंगे. तो 15 into 10 which is 150 joule. तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. थैंक यू.